हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन उसके पहले मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, पहले हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.6 मिलीग्राम मीथेन एट एसजीबी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो मिलीग्राम दिया है इसको हम ग्राम में कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको कभी ऐसा दिया हो या उसमें भी दिया हो, किसी दूसरे यूनिट में दिया हो, एंगस्ट्रॉम वगैरह में, तो उसमें भी आपको ग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 mg बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। मिली का मतलब ही होता है 10 की पावर माइनस 3। ये 1.6 मिलीग्राम है, यानी ये 1.6 को अगर ग्राम में करना होगा तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा कि इतने मिलीग्राम मीथेन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट से कि भैया कोई भी एक मोल मॉलिक्यूल हमेशा 22.4 लीटर घेरता है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखें तो। वहीं अगर अपन वॉल्यूम के अलावा कुछ और देखें एटम्स वगैरह में, तो उसमें 6 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल मीथेन हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, अब एक मोल को हम लोग 16 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मोल मीथेन का वेट है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मीथेन लिख लो या 1 मोल, उन दोनों को 22.4 लीटर ही जगह लगेगी। ठीक है, अब हमको निकालना कितने का है, 1.6 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, पहले हमें काम करते हैं 16 ग्राम का निकालना है। हमें काम करते हैं जो 22.4 लीटर है इसको हम ml में कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बाकी आंसर जिसमें हमको दिया उस यूनिट में हम नॉर्मली निकाल सकते हैं मिली। अब ठीक है, तो अभी हमको 1.6 × 10⁻³ ग्राम का निकालना है। तो इसके लिए यूनिटी मेथड लगाओ, 2200 अपॉन 16 इंटू में 1.6 × 10⁻³ अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, तो ये 16 गया, एक जीरो से एक जीरो गई, -3 है तो 1 2 3, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.24 ml। इतना वॉल्यूम लगेगा इतने मिलीग्राम मीथेन को वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने, इतने ग्राम मीथेन को इतना वॉल्यूम लगेगा पूरा जगह घेरने में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क था। ठीक है, तो भाई जिसने पहले में से पढ़ा उसको ये समझ में आया होगा कि मैंने किस तरह से बताया। ठीक है, अभी हम चलेंगे हमारे जो आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो वो हम आज देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो बात की बात है, पहले हम ये जानते हैं कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अपन को ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई देखो ऐसा है, जैसे आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा है सर, सर नहीं मतलब भैया। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो भैया ग्लूकोज नहीं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली में बताता क्या है। ठीक है, तो भाई देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और उन एटम की संख्या कितनी है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको बताता है। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लें, मान लो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल, तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सैलिक एसिड में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 कार्बन के हैं और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको किसी भी एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं और कितने एटम है और कौन कौन से एटम है उनकी एक्जेक्ट संख्या बताता है। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ी हमारी लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में, जो हमारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वेरियस एटम्स या एटम्स इधर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात या मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं कि भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला भैया मैं आपको पहले मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा, उसके बाद उसका मीनिंग समझाऊंगा। देखते हैं, फिर से मान लो ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला हमको पता है C6H12 और O6 ये होता है। अब देखो भाई, ये जो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसको आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ये जो 3 एटम्स हैं इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाए।
ठीक है। तो भाई ऐसा संख्या तो हमको 6 ही दिख रहा है, क्योंकि भाई 6 सबसे छोटा संख्या जो है उससे हमको डिवाइड करना, ताकि हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए इन तीनों के बीच के रेशो का। तो अगर मान लो हम इन तीनों को 6 से डिवाइड करते हैं, करो, तो क्या आंसर आएगा हमारा C1H2O1। 12 को 6 से किया तो 1, 6 को 6 से किया तो 1, 6 को 6 से किया तो 1। ठीक है, मतलब अब ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये भैया ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा वाला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ, चलो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे हमारा ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2C2O4। अब इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालो, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। भाई जो भी यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दिख रही है उसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, H1C1 और O2। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हो तो यार इसका मतलब ये जो है ये हमारे ऑक्जेलिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। मैं अब बता रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला में जो एटम, जो किसी भी एटम के जो नंबर्स हैं उनके आपस में होल नंबर रेशियो का मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, जैसे ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला था, तो इसको जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमको ये फॉर्मूला निकल गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्लूकोज का जो उसके एटम्स हैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही तो है, वही है ना, बिल्कुल। तो अब इसको भी हम थोड़ा लिख लेते हैं, मतलब क्या होता है इसका मतलब, अब यहाँ लिख लें। ठीक है, ये EF मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, बोल के बता दिया, आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, इससे आपको और क्लियर हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मन से दे दिया, कोई भी एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10 और O15, और आपको बोला गया है कि इसका भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो। तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दो, सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए हमको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो तीनों को 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 और ये 5, ये कितने बार में, C1H2 और O1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो भी हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है उनके एटम्स के बीच। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है कि भैया मान लो जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। ये हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, बोल दिया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो। तो कैसे आएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबको स्मॉल से नंबर से डिवाइड कर देते। ठीक है, तो इसको करो जरा, तो कितना आएगा, K1Cr1 और O7। अच्छा 7 तो 3.5। तो यहाँ पे हम आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि जो K2Cr2O7 के ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, अगर कभी भी कोई सी भी वैल्यू पॉइंट में या डेसिमल में आए, डिवाइड करने पर उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अगर होल नंबर क्यों आएगा बोलेंगे, अगर रेशियो में आएगा तो मतलब सॉरी पॉइंट में आएगा तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अभी देखिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिवाइड करना है जो भी किसी भी जो हमको 3-4 एटम जो भी दिए उस मॉलिक्यूल में, उसमें ये देखना है कि सबसे कम एटम्स किसके हैं, उसी से आपको सबसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आंसर सिर्फ पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम पॉइंट में प्रेजेंट नहीं, पॉइंट में मतलब एटम अगर प्रेजेंट होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3.5 थोड़ी होगा। तो बस वैसी कहानी है। अब ये तो आप सीख गए कि भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। लेकिन मान लो क्या, अब हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी लिखते हैं हम, हाउ टू डिराइव क्या, हाउ टू कैलकुलेट molecular formula
फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो भाई, जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एन निकालना है। एन क्या है अभी थोड़ी देर पता चलेगा, ठीक है। एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ठीक है। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, ये निकालना है एन। और जैसे ही एन निकले आपको सिर्फ इतना रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। जैसे अगर आपको मान लो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो, एम्पिरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले एन निकाल लो। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, ठीक है। अब जो एन आया उसको आपको कुछ नहीं करना, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं यहाँ पे, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले से सिर्फ एन का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे मान ले हम एक पहला क्वेश्चन करते हैं, जैसे वापस हम ग्लूकोज को प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दिया हमको, चलो हम एक काम करते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखते हैं, ठीक है। उससे आपको एग्जांपल में समझ में भी आया। मान लो जैसे हमको पता है ये हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या आएगा, C1H2O1, ठीक है। अब हमको मान लो हमको ये दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला, इससे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एन निकाल लो। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, देखो मॉलिक्यूलर मास अभी बताऊं थोड़ी देर में। मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे निकलता है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, तो 12 ग्राम एक कार्बन का वेट, तो 12 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 12 का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 पंजे 80 और 6 96, इन सबको आप जोड़ोगे तो टोटल 180 आएगा, ठीक है। ये तो आपको याद भी होना चाहिए। अब एम्पिरिकल वेट निकाल लो, तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकाला ठीक वैसे एम्पिरिकल वेट आएगा, C1 यानी 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 16, तो करो इसको 12 2 14 14 और 16 28 28, ठीक है। अब बस हमें क्या पता था कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, यही हमने फॉर्मूला में देखा था। एन निकाल लो, एन क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 अपॉन एम्पिरिकल मास कितना है 30, 0 0 जाएगा, एन कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब बस हमको क्या पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था ये, तो बस एन कितना आ गया 6 इंटू मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है C1H2O1, तो बस मल्टीप्लाई कर दो कितना है C6H12 और O6। तो ये देखो ये हमारा प्रूफ भी हो गया कि भैया हम कैसे किसी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये वापस ग्लूकोज ही तो आ गया। अब देखो यहाँ तो हमको पता था कि ग्लूकोज है तो उसका ये, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ी देख रहा है कि भाई वो तो पूछा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोलेगा, उसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट जरूर दिया होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ही तुमको चाहिए था, वो कितना दिया था 180। एम्पिरिकल वेट आप निकाल सकते हो, जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वैसे एम्पिरिकल वेट निकलेगा, अपॉन 6 कर दो, तो बस एन जो आ गया तो 6 आ गया। तो ऐसे बस आप इतना देख रहे कि एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपन एम्पिरिकल मास। एन निकालो, अब एन का इंटू इसमें कर दो, किसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला में, उससे आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला NO2, ठीक है। तो हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, अब उससे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी हमको क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम एन निकालते हैं। तो भाई एन निकालो, एन बराबर क्या देखा हमने, एन मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट, ठीक है। बहुत बढ़िया। मॉलिक्यूलर वेट क्या हमको दिया है कितना दिया है 92, ये 92 लिखा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दिया है 92 अपॉन एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट कैसे निकालेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, एम्पिरिकल से एम्पिरिकल निकलेगा। तो नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2, तो 32, 32 और 14 32 और 10 42, 42 और 4 46। तो एन बराबर आ गया कितना आ गया, ये EW अपना क्या होता है, ये एम्पिरिकल वेट कितना आ गया 46। अब इसको सीधा काट देंगे, कितना 2 बार में जा रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एन बराबर आ गया हमारा 2, एन बराबर 2 आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर दो जो हमको पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना आ गया हमारा 2, तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है NO2, तो बस यहाँ से फॉर्मूला बन के हमारा N2 और
O4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं m निकालना है, m निकलेगा मोलिकुलर वेट अपन एम्पिरिकल वेट, n निकला 2, बस उसके बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूला से n से मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वही हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन तो शायद बहुत कम चांस है कि आए। अभी हम जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं, जो नॉर्मली जैसे पूछते हैं, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, और नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड कंटेन 60% बाय वेट कार्बन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भैया, उसने हमको एक कंपाउंड दिया है जिसमें जो कार्बन है वो 60% है, रेस्ट ऑक्सीजन मतलब बचा हुआ जो है वो ऑक्सीजन है। तो ठीक है, जब हमको पता है कि कार्बन 60% है तो स्वाभाविक बात है कि ऑक्सीजन 40% होगा। थोड़ा इतना दिमाग तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको जो जो एलिमेंट दिए हैं वो लिख लो। पहले एक कार्बन दिया है, दूसरा ऑक्सीजन दिया है, बहुत बढ़िया। अब दिया क्या है, कार्बन 60% बाय वेट। 60% बाय वेट का मतलब है कि प्रति 100 ग्राम में 60 ग्राम कार्बन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम ये लिखेंगे कि 60 ग्राम कार्बन, बहुत बढ़िया, 60 ग्राम ही 60 ही लिख देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 40। भाई अगर आप 200 ही मानते तो 200 में से ये बढ़िया था, कितना हो जाता है 120, 60% उतना ही होगा ना। हाँ, तो प्रति 100 ग्राम में 60 ग्राम ये है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भैया पूरा कंपाउंड 100 ग्राम का, अपन को ये मांगे 100 ग्राम छोड़ो, 60 ग्राम 60% क्या है, तो किसी भी अमाउंट का 60% रेशियो में तो वही आएगा जो इसके में आएगा 100% है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करें, पहले करके बताऊंगा ये क्वेश्चन, बाद में मतलब समझाऊंगा हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमको उसका अमाउंट दिया है वो लिख लो। कार्बन कितना दिया है 60 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया है 40 ग्राम। अब क्या करना है आपको, आपको इसके जो मास दिया, अब इस नंबर ऑफ मोल निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसके मास से डिवाइड करेंगे, बहुत बढ़िया। तो कर दो इसको, अच्छा इसको ऑक्सीजन कितना होता है 16, इसको जब हम करेंगे तो कर दो इसको, कितना आएगा 60 और 12, 12 चौक 48, अच्छा 12 पंजे 60, सीधा तो आ गया। तो ये 5 बार में, ठीक है। अब ये 16 और 40 है, ठीक है, तो 40 16, 16 दूनी 32, 8.0, 16, हाँ 16 पंजे 80, 2.5, ये आ गया इसके नंबर ऑफ मोल। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल जो आए हैं उसको, नंबर ऑफ मोल जो आए हैं उसको अब हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में उसको भी डिवाइड करेंगे। होल नंबर छोड़ो, यहाँ पे भी हमको जैसे हमने वहां किया था वैसे ही इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये दोनों नंबर है, ऐसे बताता हूँ, दो नंबर हमको, एक 5 आया एक 2.5 आया, कुछ और भी आता तो वो भी हम देखते। तो इन तीनों या दोनों में जो भी सबसे छोटा होगा उससे उन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इसको भी 2.5 से करेंगे, इसको भी 2.5 से करेंगे। कुछ और होता, अगर वो 2.5 से छोटा होता तो उससे तीनों को डिवाइड करते, और अगर बड़ा होता तो 2.5 से तीनों को। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, हमें कार्बन ऑक्सीजन दिए, कार्बन कितना दिया 60 ग्राम, ऑक्सीजन दिया 40 ग्राम। ठीक है, समझ में आया कैसे ग्राम कैसा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मास दिया है, मोल और मास से डिवाइड कर दो, कर दिया। तो इसका मतलब 5 मोल इसके हैं और 2.5 मोल इसके हैं। अब क्या करो, जो सबसे छोटी वैल्यू आई इन दोनों में से, तीनों में से, उनसे सबको डिवाइड कर दो। उससे जब डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ कितना आएगा 1। तो बस अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो आएगा हमारा C2 और O1। अब देखो ऐसा फॉर्मूला आ गया, आपको सिर्फ 3 स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाले, नंबर ऑफ मोल का जो आया आंसर उसको भी छोटी सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दिया, तीनों या दोनों में से जो भी, जैसे यहाँ 2, अब दोनों से एक का मोल 5 आया, एक का 2.5 आया, तो हम 2.5 से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अभी बताता हूँ कि ऐसा किया क्यों। ठीक है भैया, देखो ये हमको मास दिया है, मास दिया है, हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, कैसे निकाले क्यों निकाले पहले हम वो देखते हैं। देखो भाई ऐसा है कि मान लो, देखो दो 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 एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो जो रेशो उनके मोल का होगा वही उनके एटम्स का होगा, मतलब नहीं आया होगा समझ में। अभी बता दो, देखो मान लो एक कंपाउंड है, ठीक, कंपाउंड छोड़, 2 एलिमेंट है, एक आप हो एक मैं हूं। ठीक है, अगर हम दोनों मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, मान लो अगर मेरा 1 मोल है, आपका भी 1 मोल है, ठीक है, तो हमारा मोल रेशो क्या होगा 1:1, 1:1 होगा। आपका भी 1 मोल है, मेरा भी 1 मोल, हमारा मोल रेशो कितना होगा 1:1। अब जो मोल रेशो होगा वही उनके एटम्स का रेशो होगा ना। तो भाई जैसा हमें क्या पता है, हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ही तो देखते हैं भाई, C6H12O से अभी तक हम यही कर रहे थे। ठीक है, तो ये एटम्स का होल नंबर रेशो क्या होता है C1H2O1, यही तो होता है। तो भाई जो रेशो मोल का होगा वही उसके एटम्स का होगा। मान लो दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लो एक कंपाउंड हम बना रहे हैं, 2 एलिमेंट मिलके, मेरे 2 मोल है, आपका 1 मोल है। ठीक है, 2 मोल का मतलब क्या हुआ,
6 इंटू 10 की पावर 23, ये तो हो गया 1 मोल, इसमें 2 का इंटू कर दो तो ये 2 मोल हो गया। आपका 1 मोल है तो इसका मतलब आपका 6 इंटू 10 की पावर 23 इतने एटम्स है। मेरा 2 मोल है, आपका 1 मोल है, अगर 2 एलिमेंट हम मिलते हैं, ठीक है, मेरा 2 मोल आपका 1 मोल है, तो हमारा मोल रेशियो कितना होगा 1:2, क्योंकि 2 मोल मेरे 1 मोल आपका, तो 1:2 हमारा रेशियो होगा। अब जो रेशियो मोल का आ रहा है वही एटम्स का आएगा, वो ट्रेन आ रही, ठीक है, तो जो रेशियो मोल का आया वही एटम्स का आया। अब यहाँ पे कितना है 2 मोल, यहाँ कितना है 1 मोल, तो इनका रेशियो भी क्या हो गया 2:1, तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल का रेशियो होगा वो उनके एटम्स का रेशियो होगा, और किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो उनके एटम्स का, उसी को तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो बस वो निकाला, बाद में उसको जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वहां से हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चाहिए रहता है, तो इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो एटम्स मान लो इनको, उससे डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, तो कितना C2O1। ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, तो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 40% कार्बन, 8% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से करके देखते हैं। सबसे पहले हमें जितने भी एलिमेंट दिए हैं वो लिख लो, कौन कौन सा दिया है, कार्बन दिया है, बहुत बढ़िया, और हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। कार्बन हमको दिया है कितना है 40 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 8, बचा हुआ कितना होगा ऑक्सीजन, तो कितना 40 और 88, 88 क्या 48, तो बचा हुआ कितना ये 52 होगा, तो अभी टोटल में आगे 100 होगा, परसेंट में दिया है तो हमने उसको ग्राम में कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा था नंबर ऑफ मोल निकालें, क्योंकि जो रेशो नंबर ऑफ बात, सबसे पहले मोल निकालो, मोल से उनको फिर डिवाइड कर दो, कैसे, मतलब जो रेशो मोल का होगा वो उनके एटम्स का होगा, ठीक है। तो मोल निकालो, मास अपन मोलर मास, मास दिया है मोलर मास 12, इसका मोलर मास 1, इसका कितना होगा 16, इसको डिवाइड करो 40, 12, एक एक क्यों 12 3 36, तो कितना बचेगा 4.0, मतलब कितना है 3.3, इसका कितना आएगा 8, इसका कितना आएगा इसको भी करना पड़ेगा, तो 16 3 48, 4.0, 16 दूनी 32, 32, 6 1 1, 48 में सब, अच्छा ये कितना है 04 है, इसको मुझे करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी जो हमारा वो आ रहा है आंसर, वो आ रहा है 3.3, ठीक है, यानी ये हमने इसके मोल निकाल लिए, ठीक है। अब मोल आ गए, अब जो रेशो मोल का होगा वो इनके एटम्स का होगा, अब एटम्स की पता चल गया हमको, अब उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमको लाना है, तो क्या करेंगे, वापस सबसे छोटा क्या है इसमें 3.3, तो 3.3 से सबको डिवाइड कर दो, और इसको भी कर देंगे 3.3। अब ये कितना आएगा हमारा 1, ये कितना आएगा हमारा 1, इसको करके देखना पड़ेगा, तो यही मैं करके देखता हूँ। तो ये हमारा आ रहा है लगभग 2.4, ठीक है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, होल नंबर नहीं है पर ठीक है, यहाँ हम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं, पहले हम मोल निकालेंगे, मोल से सबको डिवाइड करेंगे, फिर हम देखते हैं, ऐसा नॉर्मली आ भी सकता है पर ठीक है। अब देखो इसमें करते कैसे हैं, कार्बन कितना है 1, तो कार्बन 1 लिखो, ऑक्सीजन कितना आया, कितना आया 1, तो वो भी 1 लिखो। अब हाइड्रोजन दिया वो जो है वो हमारा 2.4 में आया, तो भाई आपको ये देखना है कि 2.4 2 के ज्यादा पास है कि 3 के ज्यादा पास है, जो भी मिड वैल्यू आएगी उसका एक आगे का नंबर एक पीछे का, ठीक है। अब 2.4 ये 2 से ज्यादा पास है, इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2.8 होता तो हम लोग उसको 3 लिखते हैं, 2.7 होता तो ये लिखते, 5 होता तो भाई फिर हो सकता है आपको ऑप्शन में थोड़ा आप समझ जाओगे, मतलब अगर 5 होगा तो आपको शायद ऑप्शन में ऐसे नंबर्स आएंगे नहीं जितने करीब हो, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली बहुत कम चांस कि आपके 5 आए, तो जो जिसके भी नियर इंटीजर होगा वो हम उसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा C1H2O1, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बन एक 60 ग्राम कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव सी कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम, ठीक है। फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। वापस हमको जो एलिमेंट दिए हैं पहले वो लिख लो, CHO 3 दिए, बहुत बढ़िया। अब इसका मास देखो कितना दिया है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना दिया है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना दिया है 32। अब क्या करेंगे, इनका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो मास दिया है, बहुत बढ़िया, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और 16, इसका कितना आएगा 16, ऑक्सीजन का 8, सो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 8, वेट कितना होगा 16। इसको जब हम करेंगे तो इसका आएगा 2 मोल, इसका आएगा 4, इसका आएगा कितना वापस 2। अब क्या करेंगे, इन तीनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी सबसे स्मॉल मोल आता है हमारा उससे तीनों को डिवाइड करना पड़ता है, कर दो इसको 1
2 और ये 1। इसका मतलब इसका फॉर्मूला, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो आएगा C1H2O1। ठीक है, तो भाई ऐसे सारे नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप और भी क्वेश्चन से ट्राई करना गूगल से निकाल के, और आपको ऐसे बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मोल निकालना है। जो भी मोल आएगा उससे आपको सबसे छोटे संख्या से तीनों को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू आएंगी वही उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला में वो वैल्यू रख देनी है। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा तो फिर आपको ये देखना है कि वो जो हमारा जो आंसर आया, जो वैल्यू आई है, वो उसके आगे और पीछे वाले डिजिट के किसके पास है, किस इंटीजर के ज्यादा पास है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी अगले हम लेक्चर में हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।